ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ राजवार्तिक नामक ग्रंथ है और इस ग्रंथ के पहले अध्याय के 6वें सूत्र के संदर्भ में अपन ने कल यहाँ चर्चा प्रारंभ की है। मूल सूत्र है प्रमाण नयैरधिगमे है। प्रमाण और नय, इनसे क्या होता है? अधिगम माने ज्ञान होता है। प्रमाण और नयों से ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? जीवादि पदार्थों का ज्ञान होता है। ठीक है ना? जीवादि पदार्थ, उन पदार्थों का ज्ञान हमारे को प्रमाण से भी होता है और नय से भी होता है। सूत्र में इस तरह की बात कही गई कि व्याकरण में अल्प अक्षर वाले को पहले लिखा जाता है, तो ऐसा क्यों नहीं है? यहाँ आपने नए को पहले क्यों नहीं लिया है? नए प्रमाण अधिगम में ऐसा भी हो सकता था, तो कहा नहीं, ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि पूज्य पहले होता है और प्रमाण पूज्य है। फिर का प्रमाण पूज्य क्यों है? तो का प्रमाण सकलादेशी है और नए विकलादेशी है। सकलादेशी और विकलादेशी के संदर्भ में कल हमने थोड़ी बहुत यहाँ बात की है। सकलादेशी का मतलब पूरी तरह से, सकलादेशी मतलब पूरी तरह से जानना, पूरी वस्तु को जानना, परिपूर्ण वस्तु को जानना, उसका नाम है सकलादेशीपना। विकलादेशी किसे कहेंगे? अंश को जानना, वो कहलाएगा विकलादेशीपना। तो नए वस्तु के अंश निरूपक होते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं इस संदर्भ में आप लोगों को बताना चाहता हूं। अंश को देख रहे हैं नए, लेकिन अंश को देखना नए नहीं है। अंश की तरफ से वस्तु को देखना नए है। समझ में आ रही है बात? नए तो एंगल है ना, नए तो दृष्टिकोण है ना। आप कौन सी दृष्टि से वस्तु को देख रहे हैं? जिस दृष्टि से वस्तु को देखेंगे वैसा नए लागू हो जाएगा। आप पदार्थ को किस दृष्टि से देख रहे हैं? आपने वस्तु को किस एंगल से देखा? आपसे पूछा कि आत्मा कैसा है, आपने कहा ज्ञानवान। किसी और से पूछा कि आत्मा कैसा है, आत्मा तो अमूर्तिक होता है भाई साहब, देखता थोड़ी ने। तीसरे व्यक्ति से पूछा आत्मा कैसा होता है? आनंद का घनपिंड है, आनंद स्वरूप होता है आत्मा तो। चौथे से पूछा आत्मा कैसा होता है? असंख्यात प्रदेशी है। पांचवे से पूछा आत्मा कैसा होता है? बोलो, हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार के जवाब दे रहा है। हम आपसे पूछ रहे हैं, इन सब जवाबों में से कौन सा जवाब सही है और कौन सा गलत है? इतने सारे जो आंसर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? सभी सही है। आत्मा कैसा है कि अनादि अनंत है, काल की अपेक्षा से कथन हो गया। आत्मा कैसा है कि ज्ञान मात्र है, भाव की अपेक्षा से कथन हो गया। आत्मा कैसा असंख्यात प्रदेशी है, क्षेत्र की अपेक्षा से कथन हो गया। आत्मा कैसा है कि अनंत गुण पर्याय वाला है, अनंत शक्तियों वाला है, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है। ऐसे वस्तु परक चर्चा की, द्रव्य अपेक्षा से कथन हो गया। कभी द्रव्यार्थ के से कथन किया जाएगा, कभी पर्यायार्थ के से कथन किया जाएगा। कभी कैसा देखेंगे, कभी कैसा देखेंगे। माने नए देख रहा है वस्तु को। आत्मा कैसा है? आत्मा को नित्य कहें, अकेले नित्यता को देखना ये नए नहीं है। समझ रहे हैं आप? किताब नए तो एक अंश को देखते हैं ना। अरे एक अंश को क्या देखते हैं? एक अंश से वस्तु को देखते हैं। कल मैंने ऐसा कहा ना, तो उससे कुछ भ्रम खड़ा हुआ थोड़ा सा। कल एक वाक्य मैंने कहा था, किसी ने पूछा था हाथी के सूंड को देखने वाली बात पूछा था ना किसी ने। हाथी के सूंड को देखा तो सूंड देख करके हाथी का ज्ञान, ये नए ज्ञान है, हमने ऐसा कहा था। तो कहा कि सूंड देख करके हाथी का ज्ञान कि सूंड देख करके सूंड का ज्ञान, नए क्या होगा? तो लगता है हाथी का ज्ञान तो प्रमाण हो गया। नहीं नहीं नहीं, हाथी का ज्ञान प्रमाण नहीं है।
अंश से देखा है भाई साहब, एंगल से देख रहे हैं आप। वस्तु का ज्ञान तो हुआ है, लेकिन अंश से वस्तु का ज्ञान हुआ है। मिश्री मीठी होती है, नींबू खट्टा होता है, तो खटाई देख करके इसमें नींबू कम है क्या, इसमें मीठा कम है, थोड़ी चीनी और डालो, इसमें मिर्च थोड़ी कम है, थोड़ी मिर्च की जरूरत है। तो स्वाद देख करके हम मिर्च डालने की बात कह देते हैं। नयति इसी नय है, जो वस्तु तक ले जावे उसका नाम नय है। कहाँ तक ले जाए, वस्तु तक, कब और कैसे ले जाए, ख्याल में आ रही है कुछ बात आपको? वस्तु तक कैसे ले जाएगा? वस्तु का ध्यान कराए। जैसे द्रव्यार्थिक नय से आत्मा कैसा है कि नित्य है, बोलो, हम बोलते हैं ना ऐसा। द्रव्यार्थिक नय से आत्मा कैसा है? नित्य। पर्यायार्थिक नय से कैसा है? क्या अनित्य। तो पर्यायार्थिक नय से अनित्य कौन है? अनित्यता के द्रव्य, क्या आत्मा, वस्तु। तो पर्यायार्थिक नय से जिसे अनित्य कहा गया है वो आत्मा अनित्य है। पर्यायार्थिक नय से जिसे नित्य देखा जा रहा है वो वस्तु नित्य है। हमने नित्य गुण नहीं देखा, हमने नित्य पक्ष से आत्मा को देखा, हमने अनित्य पक्ष से आत्मा को देखा। ये नय का काम है। तो नय क्या करते हैं? एक अंश से वस्तु का कथन करते हैं। इसलिए अब जिसको वो अंश की खबर है, उस अंश की अपेक्षा की खबर है कि ये किस अपेक्षा से कही जा रही है बात, वो उसको सच्ची मान लेता है। और जो अंश से कही गई बात कोई पूरी वस्तु की बात मान ले, वे बताया जा रहा है यद्यपि वस्तु को ही, लेकिन उसे परिपूर्ण वस्तु के बारे में समझ लेंगे तो फिर मुसीबत खड़ी हो जाएगी, नया बात हो जाएगा। प्रतिपक्ष भी है, अन्य धर्म भी है, ऐसा भी स्वीकार करें हम। नए हमेशा प्रमाण पूर्वक लागू होते हैं। प्रमाण के माध्यम से अनंत धर्मात्मक वस्तु विषय की जाती है। ऐसा समझ लीजिए, प्रमाण ग्रुप फोटो का काम करता है और नए इंडिविजुअल पासपोर्ट साइज फोटो का काम करता है। नए कैसा है? पासपोर्ट साइज फोटो जैसा। और प्रमाण कैसा है? परिपूर्ण, पूरी क्लास की फोटो है, एक ग्रुप फोटो लिए, फुल फैमिली फोटो है, वो प्रमाण का है। नए के माध्यम से जिस वस्तु को विषय बनाया जाता है वह वस्तु प्रमाण से जानी हुई होनी चाहिए। यदि प्रमाण से जानी हुई नहीं होगी तो फिर वो नए सच्चा नहीं है, वे नए सच्चे नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी नए होते हैं वे नए प्रमाण पूर्वक ही लागू होते हैं। प्रमाण पूर्वक का मतलब है हमारे को दूसरे एंगल की खबर है, इसका नाम है प्रमाण पूर्वक। इतना मात्र ही नहीं है, कथन में क्रम पड़ता है, कथन में विवक्षा होती है। जब भी किसी वस्तु के बारे में कथन किया जाता है तो निश्चित रूप से वो पूरा कथन नहीं हो सकता। जितना कथन करेंगे वस्तु उतनी मात्र नहीं होती, और जितनी वस्तु होती है, जितनी विशाल वस्तु है, उसका प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। जो भी आंशिक प्रतिपादन किया गया है वही न्याय है। यहाँ जो कथन अपन ने पढ़ा था, प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्ररूप को नय है। प्रमाण के द्वारा प्रकाशित वस्तु को विशेष रूप से प्रकाशित करने वाला वो नय है। नय एक प्रकार से हाइलाइटर जैसा है। नय मतलब समझ गए आप क्या चीज है? इस चीज को हाईलाइट किया है। अमूर्तिक कहा तो सिर्फ एक पक्ष से हाईलाइट किया आत्मा को। किसी भी वस्तु के संदर्भ में
किसी व्यक्ति की बात करते समय हम ये कह दें कि ये व्यक्ति बहुत मोटा है, हमने कहा ये बहुत लंबा है, हमने कहा ये काला है। ये जो कथन किए गए ये किसी न किसी अपेक्षा से किए गए कथन है, और वो अपेक्षा ही नए कहलाती है। ये नए वास्तव में जिनागम की एक अद्भुत कथन पद्धति है, कथन शैली है, प्रतिपादन की शैली है। इस शैली को हम सभी को बहुत गहराई से जानना चाहिए, इसका अभ्यास भी करना चाहिए। बहुत प्रकार के नयों की चर्चाएं शास्त्रों में आती है, और डॉक्टर भारिल का तो एक नए चक्र लिखा हुआ परम भाव प्रकाशित नए चक्र बहुत ही मार्मिक रचना ग्रंथ और कृति है। वो हमें अभ्यास करना चाहिए उसका। देखिए, मैं यहाँ बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। क्या बात कह रहे हैं? पेज नंबर 285 देखिए आप। तो यहाँ सप्तभंगी स्वरूप बात करना चाहते हैं। सप्तभंगी नय की भी चर्चा आती है। 47 नयों में सप्तभंगी नयों की चर्चा है। प्रमाण समुदाय को विषय करता है, नए अवयव को। ग्रंथ का पेज नंबर बतला रहा हूं 285। प्रमाण तो समुदाय को विषय करता है, नए उसके अवयव को विषय करता है। प्रमाण सकलादेशी होता है तथा नए विकलादेशी। ठीक है। ज्ञान स्वादिगम हेतु होता है, और प्रमाण जो प्रमाण है और नए रूप होता है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान स्वादिगम हेतु होता है, जो प्रमाण और नए रूप होता है। ऐसा माने ज्ञान पूरा भी जान सकता है और अधूरा भी जान सकता है। ज्ञान में दोनों प्रकार का अधिगम होगा। स्व अधिगम हेतु है वो ज्ञान, और वचन पराधिगम हेतु है, पर रूप से ही होंगे। वचनात्मक स्याद्वाद श्रुति के द्वारा जीवादि की प्रत्येक पर्याय सप्तभंगी रूप से जानी जाती है। यहाँ ये प्रमाण और नय की चर्चा के अंतर्गत जिन नयों की चर्चा अपन निश्चय व्यवहार के रूप में करते हैं, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक सद्भूत असद्भूत आदि के रूप में करते हैं, यहाँ ये चर्चा कुछ अलग हटके कर रहे हैं। यहाँ ये नए की चर्चा सप्तभंगी के रूप में कर रहे हैं। देखिए अब 5वां पैराग्राफ है। प्रश्न के अनुसार एक वस्तु में प्रमाण से, हाँ जी, प्रश्न के अनुसार एक वस्तु में प्रमाण से अविरुद्ध विधि प्रतिषेध धर्मों की कल्पना सप्तभंगी है। सप्तभंगी किसका नाम है? प्रमाण से विरोध न करते हुए, प्रमाण से अविरुद्ध, ठीक है, विधि प्रतिषेध धर्मों की कल्पना। प्रश्न के अनुसार, जैसे प्रश्न जिज्ञासाएं 7 प्रकार की होती है, इसलिए 7 ही प्रकार के उनके शंकाएं होती है, और जो 7 प्रकार की शंकाएं होती है तो उनके समाधान के लिए भी 7 ही बातें कही जाती है। अब वे सब सातभंगी सप्तभंगी के रूप में कहे जाते हैं। ये सप्तभंगी जैनियों के न्याय का एक बहुत अद्भुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसे स्यादवाद के अंतर्गत गर्भित किया जाता है। स्यातवाद माने किसी अपेक्षा से, स्यात माने किसी अपेक्षा, वाद मतलब कहना। तो कैसा कहना? 7 बातें बनती है। एक ही घड़े का गौण और मुख्य रूप से, देखिए क्या क्या 7 बातें होगी। सबसे पहली स्यात घट। सबसे पहला क्या कह दिया? स्यात घट कथनचित घड़ा है। फिर दूसरी बात स्यात अघट,
कथनचित घड़ा नहीं, क्या घट घड़ा है, घड़ा मतलब समझिए ना मटका, पानी भरने का। क्या घट, क्या अघट, क्या उभय, दोनों की बात होगी, घट अघट है ना। क्या अवक्तव्य, अवक्तव्य का मतलब होता है नहीं कहा जा सकता, अवक्तव्य माने बोला नहीं जा सकता। स्यात्, घट और अवक्तव्य, पांचवा पॉइंट, पहले और चौथे को मिलाकर ये पांचवा हो गया। छठा पॉइंट, दूसरे और चौथे को मिलाकर स्यात्, अघट, अवक्तव्य। सातवां, ये क्या होगा, तीसरे और चौथे को मिलाकर स्यात्, उभय और अवक्तव्य। इन 7 रूपों से निरूपण किया जा सकता है। घट स्वयं रूप से है, पर रूप से नहीं है। घड़े के स्वात्मा और परात्मा का विवेचन अनेक प्रकार से होता है। घड़े का जो स्वात्मा और परात्मा का विवेचन जो है ना, वो कई प्रकार से होगा। उसको इन्होंने यहाँ करीब करीब आगे अपन देख रहे हैं तो करीब 10 पॉइंट बना दिए इन्होंने, स्वात्मा और परात्मा की अपेक्षा से। मार्मिक है, थोड़े विषय को सूक्ष्म भी किया गया है। पहले तो ये बात बताइए, 7 बातें समझ में आई क्या है, ये समझ में आई तो फिर स्वात्मा परात्मा को समझते हैं अपन। देखिए 7 बातें क्या है, इन्हें सप्तभंगी कहते हैं। ये सप्तभंगी के नाम सबको याद हो जाने चाहिए। सबसे पहला है स्यात् अस्ति, अस्ति और नास्ति पे घटित कर रहे हैं 7 भंग। परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म युगलों में सभी के ऊपर ये सप्तभंग लागू हो सकते हैं। सबसे पहला अस्ति, दूसरा नास्ति, तीसरा अस्ति नास्ति, चौथा अवक्तव्य, फिर अस्ति अवक्तव्य, फिर नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। क्लियर हुई क्या आपको कोई बात? हाँ जी, सात शब्द स्पष्ट हुए। 7 वाक्य याद हो गए क्या आपको? फिर से बोलिए। सबसे पहला हो गया अस्ति, दूसरा नास्ति, तीसरा क्या होगा अस्ति नास्ति। पहला अस्ति, दूसरा नास्ति, फिर तीसरा हो गया अस्ति नास्ति, मैंने क्रम से कथन करना। चौथा हो गया अवक्तव्य, अवक्तव्य माने नहीं कहा जा सकता। पांचवा, अब आगे के 3 बना लो, अब 5वां, 6वां और 7वां क्या होगा बता सकते हैं आप? क्या होगा? अवक्तव्य। हाँ जी, हाँ जी, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अव्यक्तव्य और अस्ति नास्ति अव्यक्तव्य। हाँ जी, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ठीक है, कोई शंका तो नहीं है यहाँ तक? ये 7 तो याद हो गए सभी को। अब जैसे ये अस्ति नास्ति में सप्तभंग लगाए हैं ना, इसी तरह से नित्य अनित्य में भी रख सकते हैं, एक अनेक में भी रख सकते हैं, सभी में ये भंग लागू हो सकते हैं। वस्तु में जो अनंत धर्म मौजूद हैं, उन अनंत धर्मों में से प्रत्येक में ये सप्तभंग लग सकते हैं। लगा लेंगे परस्पर विरोधी प्रतीत होने वालों में सब में। देखिए एक्चुअल में वस्तु स्थिति यह है
कि किसी भी वस्तु का जब हम प्रतिपादन करने के बारे में बात करते हैं, किसी भी वस्तु को कहने के बारे में, तो हमारे सामने दो स्थितियां आती है। तो पहला तो अपने को यही बात लगती है, हमने कहा कि आत्मा को समझाओ साहब, तो सबसे पहला ही प्रश्न माइंड में आता है, आत्मा समझाया भी जा सकता है या नहीं? पहले ये बताओ, क्या आत्मा को समझाया जा सकता है? क्या आत्मा को बतलाया जा सकता है? क्या आत्मा के बारे में कथन किया जा सकता है, प्रतिपादन किया जा सकता है? क्योंकि यदि प्रतिपादन ही संभव नहीं हो, किया ही नहीं जा सके, तो फिर बौद्धिक व्यायाम करने से क्या लाभ है? ये प्रश्न उठना अस्वाभाविक भी नहीं है, क्योंकि जनागम में ही उस भगवान आत्मा को जगह जगह पर वचन अगोचर, वचनातीत, विकल्पातीत ऐसा कह करके पुकारा है। तो सबसे पहली शंका क्या हुई हमारे दिमाग में, किसी भी विषय के संदर्भ में इसके बारे में कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है, पहली बात हो गई। बराबर। अब जब शाद्वाद इसका कथन करेगा, जब भंगों के आधार पर कथन किया जाएगा, तो ये कहेंगे कि भैया कथनचित किया जा सकता है और कथनचित नहीं किया जा सकता है। बोलो क्या बात सामने आएगी? हमने पूछा इसका कथन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो क्या बात सामने आई हमारे दिमाग में? साहब क्या पता कि कथनचित तो किया जा सकता है, कथनचित नहीं किया जा सकता है। तो कहे जा सकने के संदर्भ में तीन बातें सामने आती है। वस्तु के अस्तित्व की यदि हम बात करें तो हम क्या कहेंगे, तीन बातें कही जा सकती है। क्या क्या कहा जा सकता है? कि वस्तु का अस्तित्व कहा जा सकता है, कि वस्तु है, ये बात कही जा सकती है। वस्तु नहीं है, नास्ति कही जा सकती है। और क्या कह सकते हो? अस्ति और नास्ति दोनों को क्रम से कह सकते हैं। समझ में आई कुछ बात? अस्तित्व कहा जा सकता है, नास्तित्व कहा जा सकता है, और अस्तित्व नास्तित्व दोनों को क्रम से कहा जा सकता है। ये तो कहे जा सकने के संदर्भ में बात हो गई। नहीं कहे जा सकने के संदर्भ में चार बातें बनेगी। एक तो कह दिया कुछ नहीं कहा जा सकता, दूसरी बात के अस्तित्व नहीं कहा जा सकता, क्या नास्तित्व नहीं कहा जा सकता, कह दिया अस्तित्व नास्तित्व नहीं कहा जा सकता। हो गए ना ये सात? नहीं ख्याल में? सबसे पहला अस्तित्व पॉजिटिव, नास्तित्व दूसरा, ये सब कहने के संदर्भ में बात। अस्तित्व नास्तित्व तीन बातें हो गई। फिर का कुछ नहीं कहा जा सकता था, फिर का अस्तित्व नहीं कहा जा सकता, अस्तित्व वक्तव्य, नास्तित्व नहीं कहा जा सकता, नास्तित्व वक्तव्य, अस्तित्व नास्तित्व युगपत नहीं कहे जा सकते, अस्तित्व नास्तित्व वक्तव्य। ये सात बातें हो गई। आपको लगता है इन सब की जरूरत? आपको लगता है प्रैक्टिकली ऐसा सब कुछ होता होगा? नहीं लगता ऐसा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? हाँ आ रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वस्तु तो बताया जा सकता है अलग अलग शब्दावली से। हाँ हाँ चलिए, अब हम बतलाते हैं आपको। यदि समझ में आ रहा है तो हमने आपसे जैसे ही पूछा कि समझ में आ रहा है, आपने जवाब दिया हाँ आ रहा है। अस्ति, या अस्ति का कथन हो गया, पहला कथन हो गया। फिर हमने दूसरी बात कही, जब हमने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि आपको समझ में आ रहा है, तो नहीं आ रहा हमारे को, तो नास्ति। दो कथन हो गए। हमने पूछा समझ में आ रहा है, तो आपने क्या जवाब दिया? एक व्यक्ति ने समझ में आ रहा है, अस्ति हो गया ये। दूसरे से पूछा आपको समझ में आ रहा है, नहीं हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, नास्ति से खत्म कर दिया उन्होंने। तीसरे से पूछा क्यों साहब आपको समझ में आ रहा है, कि हाँ कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है, अस्ति नास्ति।
समझ में आ रही है बात आप? हाँ जी। थोड़ा कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है, अस्ति नास्ति दोनों की बात कह दी उन्होंने। अगले व्यक्ति से पूछा हमने, आप कुछ बता सकते हैं कि नहीं, मैं बोल नहीं सकता। समझ सब रहे हैं लेकिन बोल नहीं सकते। बोल नहीं सकते अवक्तव्य, नहीं कह सकते अवक्तव्य। जिनको समझ में आ रहा था हमने उनसे पूछा कि आपको समझ में तो आ गया, आप बोलिए कि साहब समझ में तो आ गया लेकिन बोल नहीं सकते, अस्ति अवक्तव्य। जिनको नहीं समझ में आया उनसे पूछा कि क्यों भाई साहब आप बतला दो, आपको क्या नहीं समझ में आया वो बता दो। कि नहीं समझ में नहीं आया लेकिन मैं बता भी नहीं सकता क्या नहीं समझ में आया। क्या आपके क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, क्या हम कुछ नहीं कह सकते। क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया कुछ भी बात नहीं कही जा सकती। अस्ति नास्ति अवक्तव्य। हो गई 7 बातें। नित्य अनित्य में भी लागू होगी, एक अनेक पे भी लागू होगी। वस्तु कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है, कथनचित नित्य अनित्य है, कथनचित अवक्तव्य है, कथनचित नित्य अवक्तव्य है, कथनचित अनित्य अवक्तव्य है, कथनचित नित्य अनित्य अवक्तव्य है ना। तो अनेकांत हो गया ना, यही अनेकांत है। ये सप्तभंगी जैन दर्शन की अनेकांत पद्धति ही है। अनेकांत के द्योतक नए होते हैं और नए त्यादवाद सप्तभंगी ये लगभग समानार्थक है। लगभग किंचित अंतर भी किए जा सकते हैं है ना, लेकिन फिर भी इन सब के पीछे छिपा हुआ भाव वही है। प्रतिपादन की शैली, आपसी विरोध को मिटाना निपटाना, ये इनका मुख्य बात है, इनके संदर्भ में मुख्य बात है। चलिए तो ये हो गई कुल 7 बातें, ये हो गए 7 भंगी। सर्वथा नियम त्यागी यथा दृष्टिम अपेक्षित है। समंत भद्र आचार्य का कथन है ऐसा कि हमारे यहाँ हमारे मत में हमारे संप्रदाय में सर्वथा के नियम का त्याग है। ठीक है, सर्वथा का नियम हमारे यहाँ है। ओके, अब जिस घड़े की हम यहाँ बात कर रहे थे, स्यात घट स्वात्मा और परात्मा, इसका विवेचन बहुत मार्मिक ढंग से किया है। देखिए मैं पढ़ता हूँ, हो सकता है आप लोगों को इसके अंदर कुछ अच्छा भी लगे, हो सकता है आप लोगों को इसके अंदर कुछ बोरियत भी लगे, है ना, डिपेंड ऑन इंटरेस्ट किसका कैसा है। पहला पॉइंट, पेज नंबर 285, जिसमें घट बुद्धि और घट शब्द का व्यवहार हो वह स्वात्मा। हमने कहा घट कहते आप दिमाग में क्या आता है, कौन सी वस्तु के अंदर आप घड़े शब्द का व्यवहार कर सकते हो। किताब में तो घड़े का व्यवहार नहीं कर सकते, गिलास में भी नहीं कर सकते, पेन पेंसिल में नहीं कर सकते, मोबाइल टीवी वगैरह में नहीं कर सकते, तो किस में करेंगे। घट शब्द का व्यवहार जिसमें करेंगे वो उसका स्वात्मा है, माने वो घड़ा है असली में, और उससे भिन्न जो है वो सब परात्मा है। समझ में आ गई बात। माने प्रत्यक्ष है, माने घड़ा अपने, जो घड़े की हम चर्चा कर रहे हैं वो घड़ा तो है, और बाकी जो और वस्तुएं हैं ये घड़ा नहीं है, ये वो परात्मा। जैसे आगे लिखा है, स्वरूप ग्रहण और पररूप त्याग के द्वारा ही वस्तु की वस्तुता स्थिर की जाती है। यदि पररूप की व्यावृत्ति न हो तो सभी रूपों में घट व्यवहार होना चाहिए, और यदि स्वरूप ग्रहण न हो तो निस्वरूपत्व का प्रसंग होने से वह खर विषाण की तरह असत ही हो जाएगा। एक्चुअल में क्या है, ये सब भाषा न्याय की है। अपन लोग तो आजकल जमाना इतना बदल गया है, हिंदी नहीं समझते हैं क्या। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हिंदी कम चलने लगी,
कहीं भी चले जाओ आप, बहुत कम चलती। क्या हो गया है? अब ऐसे समय में जहाँ हिंदी समझना मुश्किल हो, वहाँ संस्कृत, व्याकरण और न्याय ऐसे विषयों को है बहुत सरल बात। थोड़ा सा अपने को थोड़े टेक्निकल शब्द लग रहे हैं, थोड़ी घबराहट सी लगती है ऐसे इसको पढ़ करके, अरे यार ये क्या कह दिया, पता नहीं क्या बात कह दी। देखो क्या बात कह दी है, यदि पर रूप की व्यावृत्ति ना हो, जैसे हमने कहा दुनिया में कितनी वस्तुएं हैं, बहुत सारी है, तो दुनिया की सभी वस्तुओं को इस घड़े की दृष्टि से दो भागों में बांटो। तो हमने कहा एक घट और दूसरी अघट। क्या क्या कहेंगे बोलो? पहली वस्तु हो गई घट और दूसरी वस्तु क्या हो गई? अघट। जैसे सारे दुनिया के लोगों को जाति के आधार पर भागों में बांट, तो हमने कह दिया जैन और अजैन। जैन और अजैन के अलावा कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो छूट देंगे? बोलो, सारे ही आ जाएंगे। जो जैन है वो जैन में आ जाएंगे, जो जैन नहीं है वो अजैन में शामिल हो जाएंगे। तो दुनिया के सारे पदार्थ। हमने पूछा ये पेन, पेन क्या है? आप कहेंगे अघट, घट नहीं है। पर समझ में आ गई? हमने कहा पुस्तक, वही पुस्तक नहीं, इसे कहेंगे अघट। हमारे यहाँ दो ही शब्द हैं, दो के अलावा तीसरे शब्द में हम बात ही नहीं करते। तो पहला शब्द हो गया घट और दूसरा हो गया अघट। तो घट, घटपने की दृष्टि से तो वो उसका स्वात्मा है, घड़े का घड़े रूप रहना स्वात्मा, और घड़े से भिन्न जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब कहेंगे परात्मा। घड़े की दृष्टि से माने घड़ा नहीं है, परात्मा, पृथक वस्तुएं हो गई। अब ये कह रहे हैं स्वरूप और पररूप, इन दोनों का जानना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट की तीसरी लाइन देखिए आप, यदि पर रूप की व्यावृत्ति ना हो, बोलो, व्यावृत्ति का मतलब होता है उसको अलग करना। अब यदि हम अघट को नहीं जाने और अघट की निवृत्ति नहीं करें, अघट का निषेध नहीं करें, व्यावृत्ति मतलब उसको अलग कर देना, पृथक कर देना, तो पर रूप की व्यावृत्ति नहीं होगी तो फिर जितनी वस्तुएं सारी घड़े हो जाएंगी, सबको ही घड़ा कहना पड़ेगा कथन मात्र में, क्योंकि अघट तो कोई है नहीं, तो फिर सभी घट हो जाएंगे ना। अघट कौन है? कि जो पर रूप है वो अघट है, और यदि स्वरूप का ही ग्रहण नहीं होगा तो स्वरूप निस्वरूपत्व का प्रसंग होने से खर विषाणवत गधे के सींग की तरह तभी कुछ असत हो जाएगा। जिसकी चर्चा चल रही है उसकी ही चर्चा, वो उसकी स्वात्मा है। जिसकी चर्चा चल रही है उसके अतिरिक्त बचे हुए शेष जितने भी प्रसंग और विषय हैं वे सब परात्मा हैं। स्वात्मा और परात्मा की ही व्याख्या कर रहे हैं अभी घड़े और घट और अघट इनकी व्याख्या कर रहे हैं। तो ये तो पहले प्रकार से व्याख्या हुई, अभी 10 प्रकार से व्याख्या करनी है। आप पहले में ही घबरा रहे हैं। दूसरा देखिए, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव निक्षेपों का जो आधार होता है वह स्वात्मा है, तथा अन्य जो होंगे वो परात्मा है। समझ में आ गई? अभी तक तो हमने घड़े की आकृति की चर्चा की थी, माने जो घड़ा, जिसको कहने से घड़े की बुद्धि हो वो घड़ा, वो स्वात्मा उसका, और बाकी की सब वस्तुएं परात्मा थी। ठीक है ना? अब दूसरी बात में क्या कह रहे हैं, जिसका नाम घड़ा है वो घट है, जिसमें घट की स्थापना की है वो घट है, जो द्रव्य निक्षेप से घट है, जो भाव निक्षेप से घट है, वो सब तो हो गए स्वात्मा। और अन्य रूप से भी घट हो जाए तो प्रतिनियत नामादि व्यवहार का ही उच्छेद हो जाए। बाकी इनके अलावा तो और कोई घड़ा होता नहीं। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये सब घट, और बाकी सब अघट। 2 पॉइंट हो गए। फिर तीसरा देखिए आप, घट अभी सूक्ष्मता में जाते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके। घट शब्द के वाच्य अनेक घड़ों में से विवक्षित अमुक घट का जो आकार आदि है वह स्वात्मा और अन्य परात्मा।
अब उनमें भी हम जिस घड़े की चर्चा कर रहे हैं, निश्चित आकार वाले की, जो एक हमने पर्टिकुलर एक फिक्स कर दिया, ये इसको हम घड़ा कहते हैं। जब भी हम घड़ा कहें तो आप यही वाला घड़ा लेकर के आना। हमने हमारे यहाँ घड़े की दुकान है और घड़े की दुकान पर हमने नौकर को समझा दिया कि जब मैं कहूँ घट लेकर के आओ तो तुम यही वाला लेकर के आना, इस कलर का और इस साइज का। तो निश्चित कर दिया हमने घट, वो तो हो गया स्वात्मा, और बाकी के जितने घट बच गए वो सब हो गए परात्मा। जैसे मैं जीव और मेरे अलावा जितने भी जीव हैं वो सब अजीव, परात्मा। समझ में आ गई बात? मैं जीव और हाँ जी बोलिए। पॉइंट में जो प्रतिनियत नामादि, हाँ वो क्या है? प्रतिनियत नामादि। देखिए यदि अन्य रूप से भी घट हो जाए तो फिर जिसके लिए प्रतिनियत मतलब जिसकी विशेषता से हमने नामादि का व्यवहार किया है वो फिर खत्म हो जाएगी, फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा, फिर तो हर कोई घड़ा हो जाएगा। प्रतिनियत मतलब जिसकी चर्चा चल रही है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो प्रतिनियत। एक विशिष्ट नाम स्थापना और द्रव्य भाव से जो प्रतिनियत है उसमें ही घट शब्द का व्यवहार होगा और किसी में नहीं। तीसरे की तरफ आ गए अपन, 2 हो गए हैं। घट शब्द के वाच्य अनेक घड़ों में से, ये तीसरा पढ़ तो लिया अपन ने शायद। घट शब्द के वाच्य अनेक घड़ों में से विवक्षित अमुक घट का जो आकार आदि है वह स्वात्मा और अन्य परात्मा। बहुत सारे जीवों में से, जैसे हम जीव की बात करें तो बहुत सारे जीवों में से सिर्फ विवक्षित जीव की बात करें तो मैं तो जीव और बाकी के सब अजीव, ऐसा। यदि इतर घट के आकार से भी घट हो जाए तो फिर सभी घड़े एक घट रूपी हो जाएंगे और इस तरह अनेकत्व मूलक घट सामान्य व्यवहार ही नष्ट हो जाएगा। मतलब वो जो हम पर्टिकुलर जो बात बतलाना चाहते हैं वो बात नहीं बतला पाएंगे हम। सबसे पहला अर्थ क्या किया था? घड़ा तो घड़ा है और बाकी सारे पदार्थ घड़े से भिन्न है, वो सब अघट है। दूसरे में क्या कहा? घड़ा तो घड़ा है ही, नाम स्थापना द्रव्य भाव के आधार पर जिसे घड़ा कहा जाए वो स्वात्मा, और जिनमें नाम निक्षेप से भी घड़ापन नहीं है, स्थापना से भी नहीं है, द्रव्य और भाव निक्षेप से भी घटपना नहीं है, वो सब परात्मा। इसी तरह से घट शब्द की यदि हम बात करें, किसी विशिष्ट घट के बारे में हमने बात की है तो वो तो घड़ा है और बाकी सब घड़े नहीं है। प्रयोजनभूत जीव की यदि हम बात करें तो हम तो जीव हैं और बाकी सब अजीव हैं, ऐसे आघट की तरह। 3 बातें हो गई। चौथा, अब अमुक घट भी द्रव्य दृष्टि से अनेक क्षण स्थायी होता है। थोड़ा सूक्ष्मता में जा रहे हैं। अमुक घट भी, किसी पर्टिकुलर घट की बात कर रहे हैं, यह घट भी द्रव्य दृष्टि से लंबे समय तक रहता है, अनेक क्षण स्थायी है। अतः अन्वयी मृद द्रव्य की अपेक्षा स्थास, कोश, कुसूल, घट, कपाल आदि पूर्वोत्तर अवस्थाओं में भी घट व्यवहार हो सकता है। इनमें स्थास, कोश, कुसूल और कपाल आदि पूर्व और उत्तर अवस्थाएं परात्मा हैं तथा मध्य क्षणवर्ती घट अवस्था स्वात्मा है। समझ में आई क्या आपको बात? कितनी बार में बात कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि हम आगे पीछे की बातों को भी नहीं ले रहे। द्रव्य दृष्टि से देखोगे तो पिछली पर्यायों को भी घड़ा कह दोगे। स्थास, कोश, कुसूल ये सब अवस्थाएं हैं। स्थास, कोश, कुसूल, कपाल, कपाल बाद की अवस्था है, स्थास, कोश, कुसूल के पूर्व की अवस्था है, और इन सब अवस्थाओं में के बीच में घट अवस्था है। तो कहा जो घट अवस्था वाला है वही घट है
और बाकी को घट नहीं कहना, बाकी सब अघट है, घट नहीं है। जो घट रूप अवस्था है, बीच वाली पर्टिकुलर अवस्था, वो अवस्था घट का स्वात्मा है और बाकी सब परात्मा है। देखिए उसी अवस्था में वे घट है, क्योंकि उसी में घड़े के गुण क्रिया आदि पाए जाते हैं। यदि उन कुसूल आदि अवस्थाओं में भी घड़े की उपलब्धि हो तो घट की उत्पत्ति और विनाश के लिए किया जाने वाला पुरुष का प्रयत्न निष्फल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? पूर्व अवस्था कोई घड़ा मान लेगा तो फिर घड़े की प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाना है, वो प्रयास ही खत्म हो जाएगा। पिछली अवस्था कोई मिट्टी का पिंड बनाया कुम्हार ने, और मिट्टी का पिंड बनाने के बाद में जो एक बहुत बड़ा मिट्टी का ढेला और पिंड हो गया, जिसे चाक के ऊपर जमाया था, जिसमें से घड़ा बनना था, वो उसे ही घड़ा समझ ले तो क्या होगा? असली घड़े का ज्ञान जो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। उसकी उत्पत्ति और विनाश के लिए जो प्रयत्न किया जाना है वो सारा का सारा प्रयत्न ही निष्फल हो जाएगा। 5 नंबर पॉइंट, उस मध्यकालवर्ती घट पर्याय में भी प्रतिक्षण उपचय और अपचय होता रहता है। देखना आप क्या गजब बात करें और गहराई में। मध्यकालवर्ती जो घट पर्याय है ना, अब घट पर्याय भी तो 5 साल रहेगी, 2 साल रहेगी, 2 महीने रहेगी, 4 महीने रहेगी। घट पर्याय कोई घड़ा है तो बनने के बाद में महीना 2 महीना वो रहेगा ना घड़ा। तो उस घट पर्याय में भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है ऋषि सूत्र की दृष्टि से। अब ये कह रहे हैं इस नए की दृष्टि से एक क्षणवर्ती घट ही स्वात्मा है और अतीत और अनागत कालीन उस घट की ही पर्याय वो परात्मा है। क्या कह रहे हैं? ऋषि सूत्र नए की दृष्टि से आप देखो तो क्या होगा? एक क्षणवर्ती घट स्वात्मा और अतीत अनागत वाली जो पर्याय हैं वो परात्मा। आत्मा तक पहुंचना है यानी घट तक पहुंचना है। यदि प्रत्युत्पन्न क्षण की तरह अतीत और अनागत क्षणों से भी घट माना जाए तो सभी वर्तमान क्षण मात्र ही हो जाएंगे। अतीत और अनागत की तरह प्रत्युत्पन्न क्षण से भी असत्व माना जाए तो जगत में घट व्यवहार का ही लोप हो जाएगा। प्रत्युत्पन्न का मतलब वर्तमान हुआ। प्रत्युत्पन्न माने क्या? अभी वाला जिसकी चर्चा चल रही है, उसको भी यदि नहीं मानोगे आप तो फिर क्या होगा? या तो भूत भावी को मान लोगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं रहेगी। और जो घड़े रूप अवस्था है वर्तमान पर्याय, उसको भी यदि आप घड़ा नहीं मानोगे तो फिर घट का व्यवहार का ही लोप हो जाएगा। 5 पॉइंट हो गए अपने। 6ठा पॉइंट देखिए, उस प्रत्युत्पन्न घट क्षण में रूप रस गंध प्रतिबुद्ध नोदराकार आदि अनेक गुण और पर्याय हैं। अतः घड़ा पृथु बुद्ध नोदराकार से है क्योंकि घट व्यवहार इसी आकार से होता है, अन्य से नहीं। यदि उस आकार से भी घड़ा न हो तो घट का अभाव ही हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? एक निश्चित आकार बतला दिया उन्होंने, इस तरह का होना चाहिए रूप रस गंध से सहित, और इस तरह के उदर, उदर मतलब होता है पेट, पृथु बुधनो बुधन, पृथु बुधन उदराकार माने जिसका पेट एक विशिष्ट प्रकार का है, उस आकार का हो तभी उसमें घड़े का व्यापार होता है, अन्य से नहीं। इस तरह से बाकी के आकारों में घड़ेपन का अभाव हो जाएगा। निश्चित आकार की यदि हमने बात कर ली है तो इसमें क्या बात होगी कि इस आकार से थोड़ा सा तिरछा बन गया है, एग्जैक्ट गोल नहीं है, इसको कोई घड़ा कहते हैं क्या? आकार बदल गया तो माने उसमें भी एक निश्चित आकार नक्की किया, इसे ही कहेंगे हम घड़ा, बाकी दूसरे को नहीं कहेंगे। तो स्वात्मा और परात्मा हो गया। फिर 7वां पॉइंट देखिए पेज नंबर 286 पर।
आकार में रूप रस आदि सभी हैं। घड़े के रूप को आंख से देखकर ही घट के अस्तित्व का व्यवहार होता है। अतः रूप तो स्वात्मा है तथा रसादि परात्मा है। क्या गजब बात कह रहे हैं, कितनी बारीकी में जा रहे हैं। अब किसको घड़ा कहें अपन, देख कर के पहचानेंगे ना आप। तो जो दिखाई दे रहा है ना उसी से तो पहचाना, आंख से देख करके। तो घड़ा क्या है, घड़े का असली तो रूप ही है। रूप जो है वो तो स्वात्मा है, और घड़े का रस कि वो पृथक चीज है। घड़े की गंध वो पृथक चीज है, घड़े का स्पर्श वो पृथक है, वो परात्मा है। तो एक गुण पर ले आए यहाँ, आंख से घड़े को देखता हूँ, यहाँ रूप की तरह रसादि भी घट के स्वात्मा हो, तो रसादि भी चक्षुर्ग्राह्य हो जाने से रूपात्मक हो जाएंगे। आंख से घड़ा देखता हूँ, यदि इसी तरह से रस भी ख्याल में आने लग जाए, आंख से गंध भी ख्याल में आने लग जाए, तो वो भी सब उसी रूप हो जाएंगे। फिर अन्य इंद्रियों की कल्पना ही निरर्थक हो जाएगी। यदि रसादि की तरह रूप भी स्वात्मा न हो तो वह चक्षु के द्वारा दिखाई नहीं देगा। रस के समान रूप को भी स्वात्मा नहीं माने, रस को जैसे परात्मा कह रहे हैं ना, तो जैसा रूप को भी परात्मा कह दो तो फिर चक्षु से दिखाई नहीं देगा, फिर घड़ेपन का व्यवहार नहीं हो सकेगा। ठीक है ना। तो ये इस तरह से सूक्ष्मता में जा रहे हैं। ये 3 पॉइंट और बचे हैं इसके, जिनमें और थोड़ी बारीकी से चर्चा की है। अपन इस बात को आगे बढ़ाएंगे कल, और कल अपन इस प्रकरण की, कल तो अपने को चर्चा करनी है गुणस्थान के बारे में, है ना। 5 हो गए ना, 6वें गुणस्थान के संदर्भ में चर्चा करनी है शायद अपने को। अब तो 6वें गुणस्थान की चर्चा करेंगे कल की क्लास में, और आगे के सेशन में अपन इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। अभी आपका अगली क्लास का भी समय होगा, मैं बात को यही विराम देता हूँ। जनवाणी स्थिति पूछना है कुछ? या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु लोक, सदा देतु लोक। 9 बार मुकाम